नमस्कार डीएस लो कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमने अब तक संविधान की हिस्ट्री पढ़ ली, प्रस्तावना पढ़ ली। प्रस्तावना के अंदर हमने 3 केस पढ़ लिए, बैरूबारी, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। याद रखना कि केशवानंद भारती और गोलकनाथ के मामला एआईबी में ज़्यादातर प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मामले में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो अब की बार भी वर्तमान में 2020 एआईबी जो हुआ है 20 वाली, उसमें भी पूछा गया तो बैरूबारी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारत की नागरिकता पार्ट 2, सिटीजनशिप क्या है। तो ये हम आर्टिकल 5 से लेके और 11 तक पढ़ेंगे। तो भारत की नागरिकता संविधान के प्रारंभ पर भारत के नागरिक किसको माना जाता है। तो संविधान लागू होने के दिन भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। यह बताता है कि 26 जनवरी क्या है, 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। तो भारत का नागरिक कौन माना जाएगा, उस दिन भारतीय नागरिक वही होगा जो भारत में जन्मा हो। अब भारत में जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना, तब भारत का नागरिक किसको माना गया। तो इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसके माता पिता, पितामह या मातामह या पितामह, दादा दादी, माता या पिता, या जिसने संविधान लागू होने से पहले कम से कम कितने, संविधान लागू होने से कम से कम 5 साल तक भारत में निवास किया हो। किस में निवास किया हो, भारत में, और उस दिन भारत में रह रहा हो। और इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को भारत के साथ गहरा संबंध था उन्हें स्वयं भारतीय नागरिकता दे दी गई। अब भारतीय नागरिकता दे दी गई। अब इसके अंदर एक जो लैंडमार्क जजमेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण AIR 1955। AIR की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर अधिवास की परिभाषा दी है कि अधिवास किसको माना गया है। तो अधिवास नागरिकता प्राप्ति के लिए एक आवश्यक तत्व माना है। अधिवास शब्द को परिभाषित किया गया है कि वह स्थान किसी व्यक्ति का अधिवास कहा जाता है जहां वह स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वर्तमान समय में उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं हो। मतलब वो स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वर्तमान में उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं हो। इसमें केवल प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं, विधिक व्यक्ति नहीं आते। ठीक है, विधिक व्यक्ति के अंदर कंपनी होगी, निगम हो गया, वो आ गया। ठीक है, अब हमने देखा नागरिक किसको माना जाएगा। अब पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, अब जो पाकिस्तान से जब भारत आज़ाद हुआ तब हमने देखा था कि वहाँ से भारत पाकिस्तान 1947 का बंटवारा हो गया। भारत के अंदर बाकी मुस्लिम वहाँ पर झगड़े हो गए, दंगे हो गए, और वहाँ के लोग जो हिंदू थे वो भारत में आ गए। तो पाकिस्तान से आए भारतीयों के नागरिकताओं के अधिकार के बारे में हम, तो जो 19 जुलाई, कब, 19 जुलाई 1948 से भारत लौटने वाले जो 19 जुलाई से पहले भारत लौटने वाले पाकिस्तान से आए थे, और वो लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौटने वाले पाकिस्तान से आए, जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से के बाद या पहले आए हैं, पहले आए हैं, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद, उसके बाद नागरिक के लिए रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण करवाना अनिवार्य। इसके अंतर्गत अगर वो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको पंजीकरण करवाना जरूरी है। 6 माह के अंदर उसको पंजीकरण करवाना था। इसके मामले में अधिवास की परिभाषा सन्नो देवी बनाम
मंगलसेन AIR 1961 के अंदर दी थी। एससी का मतलब होता है ये एससी की बुक्स के अंदर 500 सॉरी 58 पेज पे आपको मिलेगा। इसके मामले में कहा है कि प्रवचन शब्द का उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रवचन शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना। क्या करना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना। पर इस फैसले को कुलाथन बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में बदल दिया गया और ये कहा गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान से स्वेच्छापूर्ण जाना ये आवश्यक नहीं है। गमागमन के स्थायी निवास के इरादे से भी किया जा सकता है। मतलब आप स्थायी रूप से रुको ये कोई जरूरी नहीं है। आप व्यापार करने के उद्देश्य से भी जा सकते हो, किसी कार्य के उद्देश्य से भी जा सकते हो, हॉस्टल के उद्देश्य से भी जा सकते हो, पढ़ाई के उद्देश्य से। तो स्थायी रूप से निवास करना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 7 पाकिस्तान चले गए लोग, जो पाकिस्तान को प्रवच किया है, जो भारत में थे और वो जो पाकिस्तान चले गए, तो उनके बारे में हम आर्टिकल 7 में पढ़ेंगे कि जो पाकिस्तान चले गए हैं उनके क्या अधिकार होंगे। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के विभाजन के बाद संविधान भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए ऐसे लोग जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अगर वहाँ पर जाके किसकी नागरिकता प्राप्त कर ली है? पाकिस्तान की अगर नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और बाद में वो भारत लौट आया और सरकार द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वापस आकर भारत में बस गया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर कोई पाकिस्तान चला गया हो और बाद में वो भारत लौट आया हो तो भी उसको भारत सरकार उसको नागरिकता प्राप्त दे सकती है और वो उसे भारत का नागरिकता मिल सकती है। जो लोग स्थायी रूप से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर चुके हैं वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे और जिनका इरादा भारत लौटने का नहीं था तो वो भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद विदेश में रह रहे मूल भारतीयों की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर विदेश में रह रहा है या वो वहाँ पर बिजनेस करने के उद्देश्य से गया है या कहीं विदेश में, इसके अंदर विदेश के अंदर पाकिस्तान नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर वो कोई अगर वो व्यापार करने के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से भारत से बाहर किसी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी गया है तो उसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति या जिसके माता पिता या कोई अथवा पितामह या पितामह से कोई मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा अधिनियम आ जाएगा इसके अंदर? भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा हो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ था और उसके माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे थे और जो किसी दूसरे देश में किसी बिजनेस के उद्देश्य से या किसी भी रीजन से रह रहे तो उन्हें भी भारतीय नागरिक का अधिकार दिया गया है। इसके लिए शर्त यह है कि वे उस देश में भारतीय मिशन या भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि के पास जाकर खुद का पंजीकरण करवाएंगे। जो राजदूत होते हैं या भारत द्वारा जो भेजे गए जो अधिकारी होते हैं उनके पास पंजीकरण करवाएगा और
इस प्रावधान का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय मूल लोगों को अपने देश से जोड़ कर रखना है। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि अपने लोगों को जोड़ के रखना। ठीक है। अब जो कहते हैं आर्टिकल 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता पर रोक। भारत जो है वो एकल नागरिकता है। हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है। भारत अमेरिका में क्या है कि राज्य की अलग नागरिकता होगी और सिटी की अलग नागरिकता होगी, परंतु भारत है जो कि एकल नागरिकता है। राज्यों की और सेंट्रल की एक ही नागरिकता होगी। ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो अगर भारत से बाहर किसी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस वहाँ पर जाके रहता है और अपनी जो भारत की नागरिकता है उसको त्याग कर अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और अगर वह व्यक्ति भारतीय नागरिकों के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता रखता है तो संविधान के अनुसार असंभव नहीं है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि नागरिकों की निष्ठा केवल भारत के प्रति बनी रहे। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अमेरिका की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा और उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही खत्म हो जाए। अगर वो कोई विदेशी राज्य है उसकी अगर नागरिकता ले लेता है तो जो आर्टिकल 9 के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता का अधिकार जारी रहना। इसके अंदर कहा यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उसके अंदर विपरीत कोई कानून नहीं बनाता। अगर संसद कोई नागरिकता के संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है? तो संसद। इसका अर्थ है कि संविधान लागू होने के समय जो भारतीय नागरिक थे वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे और उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक कि संसद द्वारा कोई नया प्रावधान न किया जाए या नागरिकों को स्तरीय रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर नागरिकताओं को प्रावधान के बारे में बताया कि संसद ही नागरिकताओं के अधिकारों को बनाए रखेगी। अब संसद को कानून बनाने का अधिकार, तो संसद को यह अधिकार है आर्टिकल 11 के अंदर कि वो नागरिकताओं के लिए कानून बना सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। ठीक है, कानून बना सकती है और नागरिकताओं से संबंधित सभी मामले जैसे नागरिकताओं से प्राप्त, उसे खोने या बनाए रखने के लिए नियम आदि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और भारतीय नागरिकताओं से जुड़े सभी प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाए गए। ठीक है, सभी प्रावधान जो हैं वो बनाए गए। नागरिकता के अंतर्गत अब आपने अगर कोई नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अपन देखेंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा एक तो जन्म से नागरिकता, एक तो उसके माता पिता या आर्टिकल 5 के आधार पर भी ली जा सकती है। जन्म से नागरिकता हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से ली जाती है। दूसरा, वंश द्वारा नागरिकता, वंश क्रमशः भी नागरिकता आर्टिकल 4 के अंतर्गत दी जा सकती है। रजिस्ट्रीकृत द्वारा या नागरिकता, रजिस्ट्रीकृत द्वारा भी संसद नागरिकता प्रदान कर सकती है। देशीकरण और नागरिकता की प्राप्ति, एक देश को जोड़ के भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और जो अर्जित भूमि है उसको सम्मिलित करके भी नागरिकता ली जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के ये 5 टाइप्स हैं। इस आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।